तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्लासेस में एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो है एसएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th का एसएसटी सोशल साइंस क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अध्याय 1, क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है अध्याय 1 किसका, एसएसटी का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है राष्ट्रवाद। सबसे पहला और सबसे बड़ा टॉपिक है राष्ट्रवाद, लेकिन ये जो है मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, बड़ा नहीं। राष्ट्रवाद अपने, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कई जो है शहीद लोग हैं अपने देश के लिए, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जैसे कि भगत सिंह हैं और भगत सिंह थे, और अपने क्या नाम है उनका, मतलब भगत सिंह के साथ और 2 लोग और थे, और गांधी जी हैं। इस प्रकार से जो लोग थे उनके अंदर क्या थी, राष्ट्रवाद की भावना। तो क्या होता है राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब आगे आता है राष्ट्र। राष्ट्र क्या होता है, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को, यहाँ पर जो है क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आया आपको कि जहाँ पर समान भाषा, नस्ल और धर्म जहाँ पर समान होती है वो एक राष्ट्र कहलाता है, वह क्षेत्र जो है राष्ट्र कहलाता है। लेकिन हमारे भारत में तो ऐसा नहीं है, ना तो यहाँ पर समान जो है भाषा है, ना यहाँ पर समान भाषा है, ना यहाँ पर समान धर्म के लोग रहते हैं। फिर क्या हमारा देश राष्ट्र है या नहीं है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इसका आंसर नहीं आया तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। तो अब आगे आता है स्टेट जनरल, ठीक है। स्टेट जनरल क्या था, स्टेट जनरल जैसे कि आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए, 1 मिनट रुकना। तो चलिए, स्टेट जनरल क्या था, 1789 में शुरू हुई एक आम सभा थी ये, कि स्टेट जनरल क्या थी, सभा, जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। इसे नेशनल असेंबली बोला गया। देखिए, नेशनल असेंबली आप जानते हैं क्या होता है, हमारे देश में जो लोकसभा है वो क्या होती है, नेशनल असेंबली होती है वो पूरे देश की, ठीक है। तो क्या है, स्टेट जनरल हुआ करता था पहले, जो अभी हम इसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, इसको पहले क्या कहा करते थे, स्टेट जनरल। तो इसमें जो है 1789 में जो है ये शुरू हुई थी स्टेट जनरल, ठीक है। इस जो कि क्या करती थी, फ्रांसीसी संप्रदाय में, जो क्षेत्र था फ्रांस का, उसमें फ्रांसीसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। इसे नेशनल असेंबली बोला गया था, ठीक है। अब इसमें दूसरा टॉपिक आता है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या थी, वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूत का एक सम्मेलन, जो सितंबर 8 से 14 जून 2015 तक किया गया, उसको वियना में आयोजित किया गया था, इसलिए इसको वियना कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। इसको समझाते हैं आपको कि यूरोपीय देश थे जो, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ करता था, किनका, राजदूतों का। किनका, राजदूत कौन होते हैं ये आप जानते हैं। वैसे राजदूत जो राजसभा होती है, उनके जो दूत होते हैं राजाओं के, वो होते हैं राजदूत, ठीक है। तो राजदूत का एक सम्मेलन था जो कि 18 सितंबर से 14 जून 1815 तक किया गया, जिसको वियना में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था, वियना एक जगह थी, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया था, इसलिए इसका नाम वियना कांग्रेस बोला गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। तो इस चैप्टर को हम जो है 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे, 2 वीडियोज़ में इस चैप्टर को पूरे को हम ख़त्म कर देंगे। और आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और साइंस और मैथ के वीडियोज़ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको जो है ऐसे ही न्यूज़ और सारे जो है न्यूज़ वगैरह हैं आपके जो रिलेटेड हैं स्टडी से, और वीडियोज़ हैं हमारी पढ़ाई की, वो सब आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अब आता है नेपोलियन। देखिए, क्या आता है, नेपोलियन। तो इसको समझते हैं, नेपोलियन एक शासक था। शासक कहाँ का था,
फ्रांस का। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ। यह एक महान सम्राट थे। यह एक कौन थे? महान सम्राट, मतलब कि राजा थे, ठीक है, महान सम्राट थे। अब इसके आगे देखते हैं। सम्राट थे जिसने पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। इन्होंने क्या किया था? पूरे यूरोप का जो इतिहास था उसको प्रभावित किया था, ठीक है। किस प्रकार से किया था? क्योंकि ये पहले नेपोलियन कौन हुआ करते थे? ये एक राजा के सेनापति थे, और जैसे ये सेनापति बने, सेना में सबसे पहले ये भर्ती हुए एक सैनिक थे। सैनिक होने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा जो है युद्ध लड़े, बहुत से युद्ध जीते, राजा को जितवाए, तो जिससे कि इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये बढ़ते गए और पहले जो है सेनापति बने, उसके बाद मंत्री बने, फिर जाकर जो है वहाँ के राजा बन गए फ्रांस के, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने पूरा इतिहास बदल के रख दिया था। अब देखते हैं अपने कार्यों द्वारा अपनी योग्यता के बल पर, कार्यों और योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गए। देखिए मैंने बताया था कि ये 24 वर्ष की आयु में कौन बन गए थे? सेनापति, ठीक है। उन्होंने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। उन्होंने किसको जीत दिलाई थी? फ्रांसीसी सेना को, जैसा कि मैंने बताया था। अपार लोकप्रियता हासिल की। अपार मतलब बहुत ज़्यादा, लोकप्रियता मतलब कि लोगों का प्यार हासिल किया, जनता का प्यार हासिल किया, और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, ठीक है। और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, ये बढ़ते गए और फ्रांस के कौन बन गए? फ्रांस के शासक या सम्राट बन गए, ठीक है। अब आता है उदारवाद। जैसे कि आपको यहाँ पर एक उदारवाद दिख रहा है, इसी प्रकार से और भी नाम होंगे आपके लिए। रूढ़िवाद है, जैसे कि रूढ़िवाद, ठीक है, रूढ़िवाद। नारीवाद है, नारीवाद, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ जो हैं ये नाम है, आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब आता है उदारवाद, ठीक है। उदारवाद समझते हैं। लातिनी भाषा में इसका अर्थ आज़ाद है। क्या है इसका? आज़ाद। लातिनी भाषा है एक, उसमें इसका अर्थ क्या है? आज़ाद। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। उदारवाद जैसे ही लोगों के अंदर आता है, वो क्या करता है? उस देश का या उस क्षेत्र का, उस राष्ट्र का बहुत तेज़ी से बदलाव और उसमें विकास देता है, क्योंकि मतलब विकास को मांगते हैं ये लोग, इस कारण से विकास उन्हें जल्दी मिलता है उदारवादी लोगों को, ठीक है। तो आगे इसमें चलते हैं। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे अपना टॉपिक है रूढ़िवाद। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद से क्या आप समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट कर लेना और याद कर लेना, बहुत ही छोटा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, क्या ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, क्या कहलाता है? रूढ़िवाद कहलाता है, ठीक है। जो कि धीरे धीरे विकास चाहता है। वो जो है उदारवाद ऊपर था, वो आपका जल्दी विकास चाहता था और जल्दी विकास होता है उसमें, और रूढ़िवाद में क्या है? आपका धीरे धीरे विकास होता है राष्ट्र का, ठीक है। अब आता है नारीवाद। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। अब देखिए इसको समझाते हैं। नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जैसे कि स्त्री और पुरुष आप जानते हैं कि दोनों अब तो जो है हमारे यहाँ पर बराबर से चलते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर स्त्रियाँ पुरुषों के चलती हैं। तो इसमें जो है सामाजिक, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की, उनमें जो समानता है दोनों में, स्त्री पुरुष में, समानता की सोच के आधार पर, जो समानता की सोच होती है उसके आधार पर महिलाओं को जो अधिकार दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नारीवाद कहलाते हैं, ठीक है। समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। विचारधारा। चलिए विचारधारा समझते हैं। विचारधारा क्या है? एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण को बताने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है, ठीक है। एक खास प्रकार की सामाजिक
और राजनीतिक। सामाजिक मतलब समाज या जनता की, राजनीतिक मतलब राजाओं की, जो वहाँ के शासक होते हैं उनकी दृष्टिकोण को बताने वाले विचारों, जो उनके विचार होते हैं उनके दृष्टिकोण को बताने वाले विचारों के समूह को क्या कहा जाता है? विचारधारा। तो अब हमारा टॉपिक आता है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये जो हमारा पेज नंबर 6 है इसी का। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई थी। यूरोप जो है, यही हमारा चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना या राष्ट्रवाद की जो भावना होती है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी। कहाँ से हुई थी? फ्रांस से। अब आगे देखते हैं, समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर लेना अच्छे से कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति, ये फ्रांसीसी दूसरा टॉपिक है। फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को खत्म किया जाए और प्रजातंत्र को वहाँ पर स्थापित किया जाए। कि राजतंत्र जो राजाओं का तंत्र था, कि राजा वहाँ पर होते थे, निरंकुश राजा होते थे, कि उन्होंने एक बार जो बोल दिया वही प्रजा के लिए बिल्कुल सही होता है। ठीक है, और जैसे कि ऐसा हुआ करता था राजतंत्र की, अभी जो राजा है उसका उस देश का दूसरा राजा जो उसके बाद होगा वो पहले से तय रहता था। क्योंकि जैसे कि अभी जो राजा चल रहा है प्रेजेंट में, उस राजा की जो संतान होती थी, मान लेते हैं इस प्रकार से एक राजा अभी चल रहा है, तो इस राजा के मरने के बाद उसकी जो संतान होती थी, वो संतान ही उस राज्य को फिर से चलाती थी, यानी कि वो उसका शासक पहले से जो है तय होता था। लेकिन इसी को हटाकर वहाँ पर क्या मांग की गई थी? फ्रांसीसी क्रांति में राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र की मांग की गई थी। वहाँ पर समझ गए आप? देखिए यहाँ पर यही लिखा होगा, खत्म किया जाए और प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए, यही क्या थी? उनकी मांग थी। ठीक है, उसके बाद इनकी देख सकते हैं सामूहिक पहचान। ठीक है, सामूहिक पहचान समझते हैं इनकी। चलिए, सामूहिक पहचान में क्या है? प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। जैसे कि प्रत्येक राज्य राष्ट्र होता था वहाँ पर, उसको क्या उसका नाम चुना गया? उसका नाम चुना गया, और उसका नाम जो चुना गया था स्टेट जनरल का, उसको क्या कर दिया गया? उसके नाम को बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके टाइम पर जो फ्रेंच की भाषा थी, फ्रांस की जो फ्रेंच भाषा थी, उसको क्या कर दिया गया था? राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब आता है दूसरा टॉपिक, एक ऐसा कानून व्यवस्था लागू की गई, एक ऐसी कानून व्यवस्था लागू की गई जो सबके लिए समान हो। देखिए, जैसे कानून व्यवस्था अभी हमारे देश में चलती है कि सबके लिए कानून बिल्कुल समान होता है, चाहे वो पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, सबके लिए क्या होता है? समान होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक ऐसी कानून व्यवस्था लागू की गई जो सबके लिए समान हो, ना इसमें गरीब को देखा गया, ना इसमें अमीर को देखा गया, चाहे कोई हो, लेकिन उनकी जो है बराबरी कर दी गई इसमें कानून में। उसके बाद आता है आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, देखिए इसको मैं समझाता हूँ। आंतरिक आयात निर्यात, आंतरिक मतलब कि राज्यों के अंदर जो राष्ट्र होते हैं उनके अंदर आयात निर्यात की जो सीमा शुल्क थे, कि कोई राष्ट्र है एक, उस राष्ट्र की जो ये सीमा हो गई और यहाँ यहीं से एक दूसरी सीमा दूसरे राष्ट्र की चालू होती है, तो इस सीमा पर एक शुल्क उनसे वसूला जाता था। तो वही शुल्क जो है उसको बंद कर दिया गया और क्या किया गया? भार और माप की, माप यहाँ पर लिखा है लेकिन ये माप है, यहाँ से काट दीजिए, माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। माप और भार है उसकी एक समान व्यवस्था हर जगह कर दी गई। ठीक है, इसके बाद इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने समर्थन दिया। ठीक है, स्कूल और कॉलेज के जो छात्र होते थे उन्होंने क्या किया? इसमें समर्थन दिया और उन्होंने क्या मांग रखी या उन्होंने क्या किया वो आपको बताते हैं। उन्होंने जैकोबिन क्लब, स्कूल कॉलेज के छात्रों ने क्या किया? जैकोबिन क्लब, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जैकोबिन क्लब कहा गया। उन्होंने जैकोबिन, ये थोड़ा गलत यहाँ पर लिखा है, जैकोबिन क्लब कहा नहीं गया,
जैकोबिन क्लब की उन्होंने क्या की, स्थापना की वहाँ पर। ठीक है, आगे आता है इसमें टॉपिक, फ्रांस आर्मी ने समर्थन विदेशों में जाकर किया और राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने पर बल दिया। जो फ्रांस की आर्मी थी वह दूसरे देशों में जाकर क्या किया, उसने राष्ट्रवाद की भावना जो थी उसको बढ़ावा दिया और लोगों में फैलाया राष्ट्रवाद की भावना को। ठीक है, उसके बाद आता है नेपोलियन का शासनकाल। चलिए नेपोलियन का शासनकाल समझ लेते हैं। तो नेपोलियन का शासनकाल देखिए, नेपोलियन ने फ्रांस में अपना शासन शुरू किया तो प्रजातंत्र को हटाकर, देखिए अभी जो पहले इन लोगों की क्या मांग थी किसमें, फ्रांसीसी क्रांति में, कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र लाया जाए। लेकिन अब नेपोलियन ने यहाँ पर क्या किया था नेपोलियन ने किया था प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र की स्थापना कर दी थी, उसने इसका उल्टा कर दिया था। ठीक है, नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता 1804 में। ठीक है, देखिए ये जो एक संहिता थी, नागरिक संहिता, या जिसको नेपोलियन संहिता कहा जाता था क्योंकि ये नेपोलियन द्वारा बनाई गई थी, तो इसमें क्या था, 1804 की ये संहिता थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेपोलियन संहिता कब स्टार्ट हुई थी, तो 1804 में। ठीक है, कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया। ये नेपोलियन ने अच्छा काम किया था कि कानून के समक्ष सबको बराबर का अधिकार दिया था। लेकिन जो एक इसने गलत काम किया था, क्या किया था कि प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र दोबारा से स्थापित कर दिया था। तो इसी कारण से, और एक और कारण था कि इसने जबरन फौज में लोगों की भर्ती करवाई। गाँव के लोग थे उनको ज़बरदस्ती उसने जो है फ्रांस की जो फौज थी उसमें, या आर्मी थी उसमें, उनको ज़बरदस्ती भर्ती करवाया। तो इस कारण से वहाँ की जनता उनके लिए भड़क गई थी। इसलिए चलिए अब आगे बताते हैं। आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। जैसे कि पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई किसी की संपत्ति है, अगर किसी का कोई घर है किसी इंसान का, और वो अगर गरीब आदमी है तो उसको जो राजा होते हैं या फिर वहाँ के जो राजा के सैनिक वगैरह होते थे, वो लोग उसका जो घर था उसको उससे छीन लेते थे, उस आदमी से उसका घर छीन लेते थे। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने हटा दिया कि सबकी जो संपत्ति होती है उसका अधिकार सुरक्षित बना दिया गया कि उसकी संपत्ति उसी की रहेगी। और भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। जागीरदार जैसे कि कुछ गरीब लोग होते थे, उनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती थी, इस कारण से उनकी जो भूमि पर शुल्क उनसे लिया जाता था, वो और किसी की भूमि पर काम करते थे तो उनसे जो शुल्क लिया जाता था उस शुल्क से इनको मुक्ति दिलाई। आगे देखते हैं जागीरदारी। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है जागीरदारी, अभी देखा टॉपिक यहाँ पर। तो जागीरदारी क्या होती है, यही क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये हेडिंग है जागीरदारी। इसके तहत किसान जमींदार उद्योगपतियों द्वारा सामान का कुछ हिस्सा सरकार को कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि जो लोग होते थे, जमींदार वगैरह होते थे, उन लोगों को क्या करना पड़ता था, इसमें जो अपनी सामान है उसका कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता था, यानी कि वहाँ के राजा को। नेपोलियन के समय ही व्यापार आवागमन एक संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, जो नेपोलियन का समय था उस समय पर व्यापार के आवागमन में, यानी व्यापार का जो सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत जो है ज़्यादा क्या हुआ, विकास हुआ उसका। ठीक है, राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्र में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून स्थापित कर दिए। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कर भी यहाँ पर बढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ क्षेत्र थे उन पर जो है उन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से वहाँ की जनता उनसे भड़क गई थी। ठीक है, अब आगे आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। क्या था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी होता है। देखिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए, किसी भी देश के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, जो उसकी सामाजिक पहचान होती है। जैसे कि हमारे देश की सामूहिक पहचान क्या है, हमारा फ्लैग है। और भी देशों के जो है फ्लैग ही होते हैं, हमारा फ्लैग है यहाँ की अपनी जो है सामूहिक पहचान। हर लोग जानते हैं कि ये भारत का जो है क्या है, झंडा है। तो इससे हमारे देश की सामूहिक पहचान हो गई। संस्कृति हमारे देश की और परंपराएं हमारे देश की, इन
इनसे जो है या किसी भी देश की, इनसे उस देश की जो है पहचान हुआ करती थी। यूरोप में हर जगह अलग अलग समाज था। यूरोप में क्या था, अलग अलग समाज था और अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के समय पर ये सब हुआ था, ये हुआ करता था। उसके बाद राष्ट्रवाद के निर्माण होने के पश्चात देखिए राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, ये देखते हैं। यूरोपीय समाज की संरचना, उदारवादी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी, क्रांतिकारी, ये कुछ नाम है किसके, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार, उनके कुछ क्या है, ये टॉपिक है जिसके कारण से ये आगे बढ़ा, ठीक है। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय संघ राज्य दो भागों में बटा हुआ था। क्या यूरोपीय संघ राज्य किन भागों में, दो वर्गों या भागों को आप वर्ग कह सकते हैं, उच्च कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। देखिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और जो उच्च वर्ग है उसको क्या कहा जाता था, कुलीन वर्ग, और जो निम्न वर्ग होता था, निम्न मतलब गरीब, उनको कहा जाता था कृषक वर्ग, क्योंकि वो कृषि करते थे इसलिए वो कृषक वर्ग। उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, इसको समझते हैं। देखिए, इनकी जनसंख्या कम थी, क्या थी, उच्च वर्ग की जनसंख्या कम थी, हमेशा अपना वर्चस्व जमाते थे, हमेशा ये बताते थे कि हम अमीर हैं और गरीबों को ये नीचा दिखाते थे, और सारे खेतों के मालिक यही लोग होते थे और सारे अधिकार इन लोगों को मिलते थे, ठीक है। आगे आता है निम्न वर्ग जनसंख्या अधिकार, इनके पास क्या था, जनसंख्या अधिक थी और जमीन नहीं थी इनके पास। ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, हिना लिखा हुआ है, लेकिन जमीन हानि है यहाँ पर, क्या यहाँ पर जमीन हानि हिना लिखा हुआ है, इसको काट लेना, जमीन हानि, ठीक है। किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं, इनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता था, जमीन नहीं थी इनके पास और जनसंख्या अधिक थी इनकी, ठीक है। तो अगर आपको इसका जो PDF चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ऐसा ही PDF आपको पूरा मिल जाएगा बना हुआ, ठीक है। और जो है PDF के साथ आपको वहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जो है इसी प्रकार की वीडियो आपको मिले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो अभी लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ताकि जल्द से जल्द उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। आप लोग जैसे कि समझ रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के अब नज़दीक आने वाले हैं, आ ही गए हैं, ज़्यादा समय नहीं रह गया है, मुश्किल से मुश्किल 1 महीना रह गया है बस। 1 महीने में अगर आप जो तैयारी कर लेंगे वही आपकी पूरी तैयारी होगी, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसमें नोट, आगे पढ़ते हैं। नोट क्या है, यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। यूरोप का जो समाज था, यूरोपीय समाज, वो क्या था, एक समान रूप से नहीं, असमान रूप से, मतलब एक समान रूप का नहीं था वो विभाजित, ठीक है। 19वीं सदी के बाद एक नए वर्ग का उदय हुआ। किस वर्ग का उदय हुआ 19वीं सदी के बाद? मध्य वर्ग का क्या हुआ उदय, वहाँ पर हुआ यूरोप में, ठीक है। अब आगे देखते हैं मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग भी इसको कह सकते हैं, मध्य वर्ग को, ठीक है। इसमें सभी पढ़े लिखे लोग होते थे। आप समझ गए कि एक वर्ग होता था उच्च वर्ग, ठीक है, उच्च वर्ग जिसमें पैसे वाले लोग होते थे। एक होता था निम्न वर्ग जिसमें गरीब लोग होते थे, कृषक लोग। और एक होता है मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग जिसमें कौन होते थे, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। इन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। देखिए, तो जैसे कि पढ़े लिखे लोग हैं तो वो क्या करेंगे, वो उनको एक समान कानून चाहिए, उनको क्या चाहिए, एक समान कानून चाहिए, इसलिए उन्होंने एक समान कानून की मांग की यहाँ पर, ठीक है। तो एक समान कानून किस में होता है, उदारवादी राष्ट्रवाद में, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर पढ़ा दिया था उदारवाद, ठीक है, उसी का ये टॉपिक है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद समझते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून के समक्ष एक समान, देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती थी इसके अंदर आपको, कि आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है। अगर कोई प्रताड़ित आपको करता है बेवजह, तो आप उसकी जो है शिकायत कर सकते हैं कानून में। और कानून के समक्ष एक समान सबको रखा गया। और सरकार का पक्षधर, सरकार का जो पक्षधर है उसको किया गया। और बाज़ार की स्वतंत्रता, जो बाज़ार वहाँ पर हुआ करते थे, वहाँ पर आप कोई भी वहाँ पर जाकर ख़रीदारी कर सकता था, तो वो क्या थी, बाज़ार की स्वतंत्रता।
तो इसी में आगे एक टॉपिक है, देखिए आगे का इसका टॉपिक देखते हैं। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार क्या हुआ, हर जगह फैलने लगा। ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद था ये जैसे ही चालू हुआ तो इसके चलते चलते राष्ट्रवाद जो विचार पहले शुरू हुआ था 1789 ईस्वी में, तो वह जो है 1789 ईस्वी में जब स्टार्ट हुआ था तो वह बहुत आगे फैलने लगा ये, ठीक है। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई, देखिए समझ गया। इसी वजह से क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति वहाँ पर शुरू हुई थी 1789 में। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे समाप्त कर दिया गया। एक राज्य जो था उसके अंदर जो भी नियंत्रण था, किस प्रकार का, एक राज्य में जैसे लोगों के कुछ लोग होते थे वहाँ पर राज्यों में रहते थे, तो उनके ऊपर कुछ नियंत्रण कर रखे थे वहाँ के राजा ने, तो उनको जो है समाप्त कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच सीमा नियंत्रण खत्म नहीं हो सका। अलग अलग राज्य होते थे, उनका जो सीमा होती थी उनकी दो राज्यों की ये सीमा, तो इस सीमा का क्या है, इसके बीच जो नियंत्रण था वो समाप्त नहीं हो सका। इसके लिए एक संगठन बनाया गया। क्या किया गया इसके लिए, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, जोलबेरायन। ये नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है, किसके लिए ये संगठन बनाया गया था। ये बनाया गया था आपका, इसके लिए एक संगठन बनाया गया, सीमा नियंत्रण जो नहीं खत्म हुआ था उसके लिए ये संगठन बनाया गया था जिसका नाम क्या था, जोलबेरायन। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसमें जितने भी शुल्क अवरोध थे, शुल्क अवरोध मतलब कि जितने भी शुल्क लगते थे उसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जितने भी बेफालतू के, जैसे कि किसी पर जो गरीब लोग हैं उन पर बेफालतू के शुल्क लगाते थे कि आपका मतलब ये फालतू, ये शुल्क हो गया, ये शुल्क हो गया, ये आप दीजिए। और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। मुद्रा जो एक थी पूरे राष्ट्र में उसको 2 कर दिया गया। पहले 30 से ज़्यादा थी, उनको क्या कर दिया गया, 1 मुद्रा कर दी गई। और नेपोलियन के समय केवल वही पुरुष वोट दे सकते थे जिनके पास धन था। देखिए नेपोलियन के समय में कौन लोग राजा को चुन सकते थे, जिनके पास धन होता था वही लोग राजा को चुन सकते थे अपने, ठीक है। तो यहीं पर अपना जो है ये चैप्टर खत्म होता है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, मतलब चैप्टर पूरा खत्म नहीं होता है, ये लेक्चर अपना खत्म होता है यहाँ पर। और दूसरा लेक्चर इसके आगे आपको मिलेगा, तो ये 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। और इसका PDF भी आप हमारे टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।